Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, we were doing revision series for CMA and FSM for CS executive student, and I told you there are few chapters which are applicable for old syllabus students as well as new syllabus students. तो उन chapters को दोनों students watch कर सकते हैं, right? And today is our third class. So second class में if you remember तो we were doing marginal costing. एंड एज यू ऑल नो दैट मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत लेंदी चैप्टर है एंड एक दिन में उसको पूरा करना वाज नॉट पॉसिबल. सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 और आज की क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लास बिकॉज जो भी दिक्कत बच्चों को आती है एक्चुअल में इस चैप्टर में वो वही है जो हम आज कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे. क्लियर है? ठीक है सर. एंड एक चीज आई वॉन्ट टू से कि जितने लोग मेरे साथ लास्ट तक वॉचिंग में रहते हैं मुझे ऐसा लगता है वही वो स्टूडेंट हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, जिनको लगता है कि यस मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना है. एंड आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास को, फिर उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो क्लास को छोड़ देते हैं, फिर वो सोचते हैं ओके फाइन हम कल करेंगे. तो गाइज आपको बेनिफिट कब मिलता है? जब आप पूरी क्लास को वन गो में देखते हो. ठीक है. एंड एक चीज और, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब मैं कोई बीच में क्वेश्चन पूछता हूं ना तो दे आंसर दैट क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का तो एटीट्यूड ही नहीं जाता कि वो लोग आंसर ही नहीं करते चाहे उनको आता है या नहीं आता. सो गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आप जो भी मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखते हो सो दैट इज फॉर ऑल योर बेनिफिट. आपको ऐसा लगेगा कि यस हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज आप लोगों को लाइव वाला फीलिंग आएगा कि आप जैसे फेस टू फेस में हम लोग बैठते थे वैसे वाला फीलिंग आपको आएगा कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एंड यू पीपल आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, वन गो में क्लास देखेंगे, बिकॉज अगर आप तोड़ तोड़ के देखोगे ना तो आपको ये क्लास समझ नहीं आएगी. ठीक है. दूसरा, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपने आंसर नीचे जरूर देना है. क्लियर है? चलिए, तो इन कमिटमेंट्स के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2. चलिए, सबसे पहले आप सब नोट करिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आज हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि हम लोगों को पहले से क्लियर रहे कि ये चैप्टर हमारा कितना रह गया है. ठीक है. तो लिखो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज की फैक्टर. की फैक्टर. ठीक है जी. दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स. ठीक है जी. एक हमें की फैक्टर पढ़ना है और एक हमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट मिक्स. एक हम लोगों को पढ़ना है मेक और बाय. एक हमें डिसीजन लेना सीखना है मेक और बाय. इसके अलावा हम लोगों को एक टॉपिक और करना है, मार्क कर लीजिए, एक टॉपिक हमें और करना है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है जी. की फैक्टर, प्रोडक्ट मिक्स, मेक और बाय, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है जी. ये 4 टॉपिक हम लोगों को आज कवर अप करने हैं और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस इश्यूज हैं जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से हमारा क्या हो जाए? वाइंड अप हो जाए. ठीक है सर? ठीक है सर. अब एक बारी टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक 2 सेकंड के लिए हम लोग पिछला वाला रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. तो पिछले वाले क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? आप में से जितने बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं ली थी पहले यूट्यूब पे वो क्लास देख लो. ठीक है. तभी आपको सेकंड क्लास समझ आएगी. अगर सबने ली है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है. तो एक बार ही जरा चेक करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में टॉपिक कवर अप करे थे. देवर लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है. तो हमने इसमें पढ़ा ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कॉस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड. जिसमें वेरिएबल को हम मान के चलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और फिक्स्ड को हम मान के चलते हैं पीरियड कॉस्ट. ठीक है जी. और अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं वी ऑलवेज कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट.
वहाँ पर हम लोग फिक्स कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है सर। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने आपसे कहा था कि ये भी एक टेक्निक होती है, बट इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉस्ट को कॉस्ट ही मानते हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल हो या फिक्स्ड, ये दोनों की दोनों प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं। ड्यू टू विच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में जब भी ये पूछा जाता है कि स्टॉक वैल्यूएशन किस पर होगी, तो हम स्ट्रेट अवे बोल देते हैं इट विल बी ऑन वीसी एज वेल एज एफसी, दोनों को क्लब करके ली जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था पीवीआर, दैट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड नेट सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन और नेट सेल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया गया था, दैट वाज ब्रेक इवन पॉइंट, अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। पीवीआर का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के दो फॉर्मूले थे, एक रुपीस और एक यूनिट्स। रुपीस में अगर निकालना हो तो एफ सी अपॉन पीवीआर, यूनिट्स में निकालना हो तो एफ सी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके अलावा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, दैट वाज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट मीन्स एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन से जितनी ज़्यादा होगी वो हमें रिप्रेजेंट करता है बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। और मैंने ये भी बताया था कि इसको एक और तरीका होता है निकालने का, दैट इज़ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय पीवीआर, अगर आप रुपीस में निकाल रहे हो तो। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आई बिलीव कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझ आ गए थे। चलो वेरी गुड। तो अब लिखेंगे ज़रा आज की क्लास में जो हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट पिक करने जा रहे हैं, ऊपर हेडिंग डालेंगे की फैक्टर। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, की फैक्टर। अब एक बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की फैक्टर। तो पहले समझते हैं की फैक्टर होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। क्लियर है? लिखो जरा, लिखो। कहते हैं एनी फैक्टर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। कहते हैं लाइफ में जो चीज तुम्हारे पास कम होती है वो तुम्हारे लिए बन जाती है की फैक्टर। मैं रिपीट करूंगा, जो चीज आपके पास कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, की फैक्टर। लाइक मेरे नज़रों से देखो तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। अब बच्चे कई हंस रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमारे पास तो बहुत टाइम होता है। तो मैं बार बार जब ये लाइन बोलता हूँ कि टाइम की शॉर्टेज है, डेफिनेटली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं जो रैंक लाना चाहते हैं, जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए टाइम बहुत कम है। ठीक है? हाँ, जिन्होंने खाली पास होना है उनको लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम बहुत है, हम तो सोएंगे खाएंगे पिएंगे सब कुछ कर लेते हैं हम तो। चलो, तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास टाइम की कमी है तो क्या ये टाइम मेरे लिए क्या बन जाएगा, की फैक्टर। तो व्हाट इज की फैक्टर फॉर यू? एनीथिंग विच इज इन द शॉर्ट सप्लाई। कोई भी चीज जो मार्केट में शॉर्ट सप्लाई में होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, की फैक्टर। क्लियर है? अब सवाल यहां पर ये है, मान लेते हैं कोई चीज शॉर्ट सप्लाई में है, मान लेते हैं कि वो की फैक्टर है, देन व्हाट। तो लिखो वी विल लर्न ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ की फैक्टर। हमें क्या सीखना है कि हम किस तरह से अपने की फैक्टर को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करेंगे। तो हमेशा याद रखना, लाइफ में जो चीज तुम्हारे पास कम होती है ना, वी ट्राई द बेस्ट कि हम उसको ऑप्टिमाइज वे में यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम कोशिश करोगे कि जितना टाइम अवेलेबल है क्या उससे बेस्ट आउटकम आ सके, उससे बेस्ट आउटकम आ सके, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, की फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि शॉर्ट सप्लाई में होता है, नंबर 1। एंड ये चैप्टर मुझे क्या सिखाएगा कि किस तरह से अपने की फैक्टर को हम ऑप्टिमाइज वे में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना मैं आज आपको दो चीजें सिखाऊंगा। पहले, सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा आइडेंटिफाई करना, क्या, कि विच फैक्टर इज की फैक्टर।
पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि कौन सा फैक्टर जो है वो की फैक्टर है। एक बारी जब ये आइडेंटिफाई हो गया, एक बारी जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फैक्टर की फैक्टर है, स्टेप नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फैक्टर। तो बेसिकली मुझे दो चीजें आपको सिखानी है, पहला टू आइडेंटिफाई कौन सा फैक्टर इज द की फैक्टर, और दूसरा हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइज दैट की फैक्टर। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो मेरा की फैक्टर वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन कि हाउ वी नीड टू फाइंड आउट वेदर अ फैक्टर इज अ की फैक्टर और नॉट। तो लिखेंगे जरा, ऊपर लिखेंगे आइडेंटिफाइंग वेदर अ फैक्टर इज की फैक्टर और नॉट। कोई भी फैक्टर की फैक्टर है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा पहला काम होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना है पहले आराम से। इन्होंने कहा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ फैक्टर इज अ की फैक्टर और नॉट, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज्यादा है किससे, जो आपके पास अवेलेबल है, मतलब तुम्हें चाहिए ज्यादा बट तुम्हारे पास अवेलेबल कम है, तो हम कह सकते हैं कि दैट फैक्टर बिकम्स की फैक्टर। कोई भी फैक्टर की फैक्टर कब होता है, मैं रिपीट करूंगा, जब आपको चाहिए ज्यादा लेकिन वो अवेलेबल कम है। क्लियर है? तो अब इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे ताकि हमें समझ आए कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ फैक्टर इज अ की फैक्टर और नॉट। क्लियर है? तो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं जरा। लिखो जरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जरा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा सारे। सपोज करो एक कंपनी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ए एंड बी। ठीक है जी, वी आर प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है सर, इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपए और इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200 रुपीज। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुई है उसमें एक तो मटेरियल खर्च हुआ है और एक लेबर खर्च हुआ है। ठीक है जी, अब मटेरियल का जो रेट है ना वो है 20 रुपये पर केजी और जो लेबर है वो है 10 रुपये पर आवर। ठीक है ना, ये लेबर और मटेरियल का रेट चल रहा था। ठीक है सर, अगर मैं कहूँ कि टोटल मटेरियल 40 रुपीज़ का खर्च हुआ है और टोटल मटेरियल फॉर बी लेट से 80 रुपीज़ का खर्च हुआ है या फिर 100 रुपीज़ का खर्च हुआ है। ठीक है, 100 रुपीज़ का ले लेते हैं। ठीक है, और जहाँ तक लेबर का सवाल है, यहाँ पर लेबर लगी है 30 रुपये की और यहाँ लेबर लगी है 40 रुपये की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो बहुत क्लियरली आप बता सकते हो 100 में से 70 गया 30, 200 में से 140 गया 60। ठीक है जी, तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट में डिमांड आ रही है प्रोडक्ट ए की 1000 और प्रोडक्ट बी की 500। ठीक है ना, हमारे पास मार्केट में डिमांड है, ए प्रोडक्ट की कितनी है 1000 और बी की कितनी है 500। ठीक है, और अगर मैं अब आपको ये कहूँ कि हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स एंड हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आप नोट करेंगे जरा। हमारे पास लेबर आवर्स पड़े हुए हैं 4000। ठीक है, हमारे पास टोटल लेबर आवर्स कितने हैं 4000 और हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है लिख लीजिए 5000 केजी। ठीक है जी, लेबर आवर्स कितने हैं 4000 और हमारे पास मटेरियल कितना पड़ा हुआ है 5000 केजी। क्वेश्चन मेरा ये है कि सजेस्ट करो कि आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स कौन सा फैक्टर इज द की फैक्टर। देखो मैं आपको कह नहीं रहा कि सॉल्व करो, सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, मैं ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैं नोट कराऊंगा, अगला आप करेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको सजेस्ट करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है दैट इज द की फैक्टर। क्लियर है? फटाफट से पहले नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ,
अगर हमारा मटेरियल 20 रुपए पर केजी है बेटा, ठीक है, और अगर 40 रुपए का मटेरियल यूज हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है कितने केजी मटेरियल यूज हुआ होगा? 20 रुपए पर केजी है और 40 रुपए का यूज हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। क्या ये 2 केजी मटेरियल यूज हुआ होगा? बिल्कुल सही। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है मुझे कि अगर 20 रुपए पर केजी है और अगर 100 रुपए का मटेरियल यूज हुआ है, तो यहां पर कितने केजी फॉर 1 यूनिट? तो आंसर इज 5 केजी। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, 20 रुपए पर केजी है, 100 रुपए का मटेरियल यूज हुआ, तो क्या आपने 5 केजी यूज किया होगा? बिल्कुल सही। लेबर पे आ जाओ, 10 रुपए पर आ रहा है और 30 रुपीज, 10 रुपए पर आ रहा है और 30 रुपीज के हिसाब से अगर टोटल लेबर कॉस्ट लगी है, तो आप में से कौन बताएगा क्या मैंने 3 आवर्स लेबर यूज हुआ होगा? वेरी गुड। और यहां पे कितना? 4 आवर्स। मेरे ख्याल से ये हमें समझ आता है। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 हमेशा आपको चेक करना है कितने केजी मटेरियल और कितने आवर्स लेबर के हमें चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। याद रखना, कई क्वेश्चन में वो डायरेक्ट दे देगा, कईयों में वो अमाउंट देगा। अगर वो अमाउंट देगा तो क्या आपको लेबर आवर्स और मटेरियल इन केजी क्या निकालना पड़ेगा? क्लियर है? ठीक है सर। तो अब यहां तक अगर आपने निकाल लिया है, तो अब देखो की फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आप लिखो हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स कितने हैं, फिर आप यहां पे लिखो रिक्वायर्ड लेबर आवर्स कितने हैं और फिर कंपेयर कर लो। ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना है और हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल कितना है। अगर आप ये लिख देते हो, दोनों को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि वेदर वो की फैक्टर है या नहीं। सो सिंपल। मुझे बताओ लेबर आवर्स पड़े कितने हुए हैं? 4000। और मटेरियल कितना पड़ा हुआ है? 5000 केजी। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कितनी है? ये बड़ा आसान है, देखो कैसे। मुझे बताओ ए की मार्केट में डिमांड कितनी है? 1000 यूनिट। और बी की डिमांड कितनी है? 500 यूनिट। सोचना जरा, अगर 1 यूनिट बनाने में हमें 2 केजी मटेरियल चाहिए, तो 1000 के लिए क्या हमें 2000 केजी चाहिए? यस। अगर 1 यूनिट बी बनाने के लिए 5 केजी चाहिए, तो 500 बनाने के लिए क्या हमें 2500 केजी चाहिए होगा? प्लीज आराम से समझ लीजिए, मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे जरा। मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल मैं कैसे लिख रहा हूं? 1000 यूनिट डिमांड है, 1 यूनिट में 2 केजी प्लस 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 500 केजी डिमांड है और 1 यूनिट में 5 केजी। क्लियर है ना? ठीक है। तो मेरे को यहां चाहिए 2000 केजी और यहां चाहिए 2500। क्या मेरी टोटल रिक्वायरमेंट 4500 है? बिल्कुल सही। तो अब आप में से कौन मुझे बताएगा अवेलेबल कितना है मेरे पास? 5000। रिक्वायरमेंट कितनी है? 4500 की। तो कौन मुझे बताएगा क्या अवेलेबिलिटी ज्यादा है? बिल्कुल। क्या शॉर्टेज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये की फैक्टर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो की फैक्टर कब होता है? जब हमें चाहिए ज्यादा बट अवेलेबल कम है। बट यहां तो उल्टा हो रहा है, अवेलेबल ज्यादा था, चाहिए कम। तो हम सिंपली लिख देंगे मटेरियल इज नॉट द की फैक्टर। अब यहां पे चेक कर लेते हैं। अब यहां पे आप बता दो कैसे चेक करूंगा मैं। लेबर का कौन बताएगा मुझे? अपने आप चेक करके बता सकता है कोई लेबर का? बताओ। 1000 यूनिट्स और 500 यूनिट्स, ठीक है ना। बताओ ए में लेबर कितने घंटे चाहिए? 3। तो 1 यूनिट के लिए अगर 3 घंटे चाहिए, तो 1000 यूनिट के लिए क्या हमें 3000 चाहिए? वेरी गुड। 1 यूनिट में अगर 4 चाहिए, तो 500 यूनिट में क्या हमें 2000 चाहिए? बिल्कुल। तो हमें टोटल कितने चाहिए? 5000 आवर्स चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। सो कौन मुझे बताएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट तो है 5000 घंटे और मेरे पास पड़े कितने हैं? 4000 घंटे। तो हु विल टेल मी क्या मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी अवेलेबिलिटी से? आंसर इज यस। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि लेबर इज अ की फैक्टर? बिल्कुल सही, लेबर इज अ की फैक्टर। उम्मीद करता हूं नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। सो सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच फैक्टर इज द की फैक्टर।
कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट को कंपेयर करो। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, यस इट विल बिकम योर की फैक्टर। क्लियर हो गया? चलो अब आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, फटाफट से आपने कैलकुलेट करके देना है मुझे, बिकॉज ये तो मैंने निकाला था। अब एक आप निकाल के दीजिए और मुझे बताइए कि वेदर वो की फैक्टर है या नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको अलग अलग करके देता हूँ, ठीक है ना? लिखो, अगर मैं कहूँ कि कंपनी जो है दो प्रोडक्ट बना रही है ए और बी, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस है 100 और इसका 50, लेबर का जो रेट है वो है 25 रुपये पर आवर, और यहाँ पर 50 रुपये की लेबर यूज़ हो रही है, ठीक है जी, और यहाँ पर यूज़ हो रही है सपोज 12.5 रुपये की लेबर यूज़ हो रही है, ठीक है ना? अब देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे। डिमांड प्रोडक्ट की कितनी है मैं बता देता हूँ। मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है 500 यूनिट्स और इस प्रोडक्ट की डिमांड है 100 यूनिट्स, ठीक है जी। इस प्रोडक्ट की डिमांड है 500 या इसकी 1000 कर लो, चलो इसकी 1000 यूनिट्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स 1200 पड़े हुए हैं, आपको बताना है कि वेदर लेबर इज अ की फैक्टर और नॉट। जल्दी जल्दी बता दीजिए, सजेस्ट करो वेदर लेबर इज की फैक्टर और नॉट। सजेस्ट करो वेदर लेबर इज की फैक्टर और नॉट। कम ऑन, जल्दी जल्दी बताना है आपने, वेदर लेबर की फैक्टर है या नहीं है। कम ऑन, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। हाँ जी, तो मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। कौन मुझे बताएगा 25 रुपीज पर आवर, तो क्या 50 रुपए की अगर लेबर यूज हुई है तो क्या 2 आवर्स हो गए, और यहाँ पे आधा घंटा, ठीक है ना? यानी कि बी को बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है और ए को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ वेदर ये की फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे लिखो आप अवेलेबल कितना है और यहाँ लिखो रिक्वायर्ड कितना, राइट? अवेलेबल तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, रिक्वायरमेंट आप निकाल लेना। कैसे? प्रोडक्ट ए की डिमांड कितनी है? 500, ठीक है सर। अब कितने लेबर आवर चाहिए मुझे 1 यूनिट के लिए? 2, तो 500 के लिए कितने? 1000। प्रोडक्ट बी की डिमांड कितनी है? 1000, और 1 यूनिट बनाने में कितना चाहिए? आधा घंटा, तो 1000 के लिए 500 चाहिए होंगे, तो क्या मुझे 1500 घंटे चाहिए? बोलो। तो मुझे चाहिए तो 1500 आवर्स थे, बट मार्केट में अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ 1200 आवर्स। नाउ हु विल टेल मी, क्या मेरी रिक्वायरमेंट इज मच मोर देन व्हाट इज अवेलेबल? क्या इट बिकम्स की फैक्टर? सो लेट मी चेक योर आंसर। परवीन इज सेइंग इट इज नॉट अ की फैक्टर। परवीन कैसी बातें कर रहा है बेटा? परवीन देखना बेटा क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट कितनी है तेरी? 1500, मार्केट में पड़ा कितना हुआ है? 1200। क्या तेरी रिक्वायरमेंट इज मोर देन व्हाट इज अवेलेबल? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज अ की फैक्टर। बेटा अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है ना तो बोलते हैं नॉट अ की फैक्टर। परवीन समझ आया? जल्दी बोल, आगे चलूं मैं। ओके फाइन, दैट्स गुड। तो उम्मीद करता हूं हाउ टू आइडेंटिफाई की फैक्टर ये हमें आ गया है। वेरी गुड। अब एक बच्चा कहता है सर आइडेंटिफाई तो कर लिया, करना क्या है? तो लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, लिखो ऑन बेसिस ऑफ की फैक्टर, on basis of key factor we will rank the products। हम लोग रैंकिंग करेंगे। क्या मतलब है इसका? मैं आपको समझाता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, मान लो तुम्हारा कल एग्जाम है, ठीक है, और आपको पूरा सीएमए का कोर्स खत्म करना है। क्लियर है? अब हमारे पास समय है सिर्फ 12 घंटे, इफेक्टिव 12 घंटे हमारे को मिलेंगे। उन 12 घंटों के अंदर पूरा सीएमए का कोर्स खत्म करना है। ऑफ कोर्स अगर मैं यहां पे टाइम निकालना शुरू कर दूं ना कि पर चैप्टर
अगर मुझे 1 आवर चाहिए, मान लो पर चैप्टर मुझे 1 आवर चाहिए, और अगर टोटल 18 चैप्टर हैं तो क्या 18 आवर्स रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। और तुम्हारे पास अवेलेबल कितने हैं? 12 घंटे। तो क्या टाइम की फैक्टर बन गया? हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो फिर ऐसे में आप क्या करते हो पता है, आप उन 12 घंटों में, क्योंकि आपके पास 12 के 13 कभी नहीं हो सकते, क्या 12 ही घंटे होंगे? यस। तो आप क्या करते हो, उन 12 घंटों को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या चैप्टर्स की रैंकिंग कर देते हो। जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट विद हैवी वेटेज होगा क्या हम उसको पहले करेंगे, फिर जो थोड़ा सा कम वेटेज पे होगा उसको सेकंड नंबर पे करेंगे, जो उससे कम वेटेज पे होगा क्या उसको थर्ड नंबर। तो क्या आप रैंकिंग करते हो या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही हमें भी यहां पर क्या करनी है, रैंकिंग करनी है। क्लियर है? तो अब यहां पे हमें क्या सिखाया जा रहा है कि अगर हमें पता चल जाता है कि कोई चीज की फैक्टर है, तो अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी रैंकिंग करनी होगी। कम ऑन, क्या करनी होगी? रैंकिंग। लेकिन अब रैंकिंग कैसे की जाती है वो लिखेंगे जरा, लिखो, वो लिखेंगे जरा। इन ऑर्डर टू रैंक प्रोडक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ की फैक्टर, we will calculate contribution per unit of key factor। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं और रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों। हमें क्या निकालना होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आपको निकालना होगा। क्लियर है? अच्छा, बच्चा कहता है सर थोड़ा सा इलैबोरेट करना। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं ना 2 बैच पढ़ाता हूं, बैच 1 बैच 2। क्लियर है? बैच 1 ने मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन दिया 20 लाख का, और बैच 2 ने मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन दिया 18 लाख का। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दूं और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ कौन सा वाला बैच बेटर है, तो आप यही बोलोगे जिसने तुम्हें कितना दिया, 20 लाख, वही बेटर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं अब आपको यह कहूं कि मेरे पास टाइम कम था, इस बैच को वाइंड अप करने में मुझे लगे मान लो 200 घंटे, और इस बैच को वाइंड अप करने में मुझे लगे 100 घंटे। अब आप सोच के बताओ, अगर टाइम की शॉर्टेज थी तो वो बैच ज्यादा बेटर होगा जो कम समय में क्या ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा? बिल्कुल। तो अब मेरा क्वेश्चन है, कहने को ये 20 लाख दे रहा है या 18 लाख दे रहा है, राइट? लेकिन अगर मेरे को यह पता लगाना है कि बैच बेटर कौन सा था, अगर टाइम की शॉर्टेज है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर कंट्रीब्यूशन पर आर निकालो, आप पर यूनिट मत निकालो या पर बैच मत निकालो, पर आर निकालो। आप ये देखो कि 1 घंटे में आप क्या कमा रहे थे इन दिस बैच, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास शॉर्टेज था। तो अब हमने यहां पे इसको कैलकुलेट करा, 20 लाख डिवाइड बाय 200, और यहां हमने कैलकुलेट करा 18 लाख डिवाइड बाय 100। तो यहां पे निकल कर आया कि मैं 10,000 पर आवर कमा रहा था इन दिस बैच। 10,000 ही होगा ना, है ना? हाँ ठीक है। और यहां पे मैं कितना कमा रहा था? 18,000 पे पर आवर कमा रहा था इन दिस बैच। तो मुझे बताओ, डेफिनेटली अगर टाइम को ध्यान में रखें तो क्या ये वाला बैच ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये 1 घंटे में मुझे 18,000 का रेवेन्यू दे रहा था और ये 1 घंटे में मुझे 10,000 का रेवेन्यू। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो वी नीड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर आवर। अगर मटेरियल की फैक्टर होता तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, अगर डिमांड की फैक्टर हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर सेल की फैक्टर हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल यानी कि पीवीआर। आप लिख लीजिए, बेशक से लिख लीजिए। इफ लेबर की फैक्टर है तो रैंकिंग करने के लिए आप कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल देना। अगर मटेरियल की फैक्टर है तो रैंकिंग करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाल देना। अगर डिमांड की फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देना। अगर सेल की फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल यानी कि पीवीआर के बेसिस पर रैंकिंग कर देना। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मुझे की फैक्टर है कुछ
और अगर मुझे रैंकिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो आपको समझ आ गया। पीवीआर कब यूज करते हैं बेटा, रैंकिंग के लिए, जब सेल की फैक्टर होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कब करते हैं, जब डिमांड की फैक्टर होती है। कंट्रीब्यूशन पर केजी कब करते हैं, जब मटेरियल की फैक्टर होता है। कंट्रीब्यूशन पर आर कब करते हैं, जब लेबर की फैक्टर होता है। क्लियर हो गया, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो। क्लियर है, चलिए नाउ वी विल ट्राई वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें रैंकिंग भी मैं करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो रैंकिंग तक का क्वेश्चन अब हम सीखेंगे। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन की हेडिंग है की फैक्टर प्लस रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट। की फैक्टर प्लस रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें दो चीजें सीखनी है, एक की फैक्टर और दूसरा प्रोडक्ट की रैंकिंग। क्लियर है, ठीक है सर। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। मान लो दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, दोनों का सेल प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट 100 रुपये और 150 रुपये, ठीक है। 100 रुपये और 150 रुपये उसका हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों का 100 रुपये और 150 रुपये, ठीक है। और नीचे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, नीचे लिखनी है वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में आप पहले तो लिखेंगे लेबर, फिर आप लिखेंगे मटेरियल, ठीक है। और दोनों को लेस करके आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया ना उसको की फैक्टर भी समझ आ गया, उसको रैंकिंग भी समझ आ गई, ठीक है सर। यहां पे लिखेंगे 20 रुपये पर आवर और यहां पे लिखेंगे 5 रुपये पर केजी, ठीक है जी, ठीक है सर। और लेबर लिखेंगे यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यानी कि 20 रुपये की लेबर, यहाँ 40 रुपये की लेबर। और यहाँ पे आप लिख देंगे 20 रुपये का मटेरियल और यहाँ पे 30 रुपये का मटेरियल। क्लियर है, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ लेबर आवर्स जो अवेलेबल हैं और मटेरियल इन केजी जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आपके पास लेबर आवर्स कितने हैं, लेट मी चेक। उसके लिए पहले मुझे डिमांड भी देनी है आपको। डिमांड नोट कर लीजिए, इसकी 1000 है और इसकी 500 है, ठीक है ना। ए की 1000 है और बी की 500 है, ठीक है जी, ठीक है सर। तो मान लेते हैं लेबर आवर्स हमारे पास हैं 1800 आवर्स हैं सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है सर। और मटेरियल पड़ा हुआ है 10,000 केजी। मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, 10,000 केजी। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 60 रुपीस यहां पे आ रहा है और 80 रुपीस यहां पे आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लीजिए। माय क्वेश्चन इज, पहले आपने बताना है की फैक्टर कौन है, फिर आपने बताना है रैंकिंग कैसे की जाए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस किया जाए और कौन सा प्रोडक्ट बाद में प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना। फटाफट से करिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हाँ जी, आया आंसर बेटा, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं लेबर इज द की फैक्टर एंड बी को रैंक 1 दे दो और ए को रैंक 2 दे दो। रितिका कह रही है ए को रैंक 1 दे दो, बी को रैंक 2 दे दो। ओके फाइन, लेट्स चेक इट आउट। हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। ऊपर देखेंगे जरा सारे, देखो कैसे करना था हमें इस क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1 में तो आई टोल्ड यू कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच फैक्टर इज द की फैक्टर, ठीक है ना। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से की फैक्टर कौन है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम लेबर आवर्स टेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे मटेरियल के लिए। लेबर आवर्स के लिए रिक्वायर्ड कितना है, अवेलेबल कितना है, मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड कितना है, अवेलेबल कितना है। देखो अवेलेबल कितना है वो तो पहले ही गिवन होगा। लेबर आवर कितना गिवन है, 1800, और मटेरियल कितना गिवन है, 10,000 केजी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट की बात आ रही है, तो कौन मुझे बताएगा, पहले आप यहां पर मुझे ये बताओ कि 20 रुपये पर आवर है और 20 रुपये का यूज हो रहा है, तो क्या मैं ये मान के चलूं 1 आवर। 20 रुपये पर आवर है, 40 रुपये का यूज हो रहा है तो 2 आवर्स। 5 रुपये पर केजी है, 20 रुपये का यूज हो रहा है तो 4 केजी।
और 5 रुपये पर केजी है, 30 रुपये का यूज हो रहा है, तो 6 kg। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो कौन मुझे बताएगा लेबर की रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 1 और 500 इंटू 2। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा, 1000 में 1000, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे, 500 में 1000। तो 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, तो ये हमें 2000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम, क्या लेबर आर बिकम्स की फैक्टर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात होगी, चेक करो, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 kg से। 500 को करूँगा 6 से। यहाँ आएगा 4000, यहाँ आएगा 3000, कुल मिलाकर आएगा 7000 kg। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, रिक्वायरमेंट कम थी, तो सरप्लस पड़ा हुआ था, तो देर इज़ नो की फैक्टर, तो इट इज़ नॉट अ की फैक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर इज क्लियर नाउ। इट्स वेरी क्लियर दैट लेबर इज़ द की फैक्टर। लेबर क्या है? मेरा की फैक्टर है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब कौन मुझे बताएगा, वंस आई गेट टू नो दैट विच वन इज द की फैक्टर, क्या मुझे अब रैंकिंग करनी है? राइट। तो क्योंकि लेबर की फैक्टर है, तो आई टोल्ड यू कि आपको क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है। सारे बोलेंगे क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर। कैसे निकलेगा ना? सी, आराम से। 60 रुपये कमाने के लिए हमने कितने लेबर आवर दिए? 1। और 80 रुपये कमाने के लिए हमने कितने लेबर आवर दिए? 2। आप समझ रहे हैं? प्रोडक्ट ए में 60 रुपीज कमाने के लिए आई गेव ओनली 1 लेबर आवर। तो क्या 1 घंटे में 60 रुपीज कमा लिए हमने? राइट। लेकिन 80 रुपीज कमाने के लिए अगर आपने 2 आवर्स दिए हैं, तो 80 डिवाइड बाय 2, क्या 1 घंटे में आपने 40 रुपए कमाए हैं? 2 घंटे में 80 रुपए, तो 1 घंटे में 40 रुपए। उम्मीद करता हूं पॉइंट इज क्लियर। तो कौन मुझे बताएगा कम लेबर आवर में ज्यादा कहां पे कमाया जा रहा है? कम ऑन, कहां पर आप ज्यादा कमा रहे हो विद दैट लेबर आवर? सर ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ए में। तो इसकी रैंक 1 होनी चाहिए और इसकी रैंक 2 होनी चाहिए। चलो मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, यस प्लीज, एक बार जरा चेक कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर यहां तक सारी वर्किंग क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि लेबर आवर पहले चेक करा हमने, ये की फैक्टर था, ये हमने टेस्ट कर लिया। जब हमें पता चल गया कि लेबर की फैक्टर है, तो क्या हमें कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना था? जब हमने कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना था, तो मैंने क्या बोला कि टोटल कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए वी गेव 1 आवर। यहां पे कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए आई गेव 2 आवर्स। 1 आवर में 60 रुपीज कमाए आपने और 2 आवर्स में आपने 80 रुपीज कमाए। तो मुझे बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना हो तो कैसे करेंगे? दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 40। क्या रैंक 1 हम देंगे प्रोडक्ट ए को और रैंक 2 हम देंगे प्रोडक्ट नंबर बी को? तो बताइए किस किस का सही था? हाँ जी, कौन बताएगा? वेरी गुड, आयुष का सही था, बिल्कुल सही है। चलो मार्क कर लीजिए इसको। अब मार्क कर लेंगे कि हम पहले प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट ए और फिर हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट नंबर बी। लो जी, फिनिश। हाँ जी, लॉक कर दे बेटा इसको, जल्दी बोलो, लॉक कर दे। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो, दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। गुड 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 गुड। तो हम लोगों ने की फैक्टर एंड रैंकिंग क्या दोनों सीख लिए? ठीक है। अब जो मैं तीसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच करने जा रहा हूं, उसका नाम है प्रोडक्ट मिक्स। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट मिक्स। ऊपर हेडिंग डालिए प्रोडक्ट मिक्स। पहले इसका मतलब लिख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है, लिखो, इन केस ऑफ की फैक्टर, in case of key factor, after ranking we need to decide
what will be the प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कितना प्रोडक्ट ए बनेगा और कितना प्रोडक्ट बी बनेगा, ये अब हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है ना, कि हम ए की कितनी क्वांटिटी बनाएंगे और बी की कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है जी। तो इसमें भी ना पहले दो स्टेप्स सेम होते हैं। कौन कौन से दो स्टेप सेम होते हैं? पहले आपने क्या करना है, की फैक्टर फाइंड आउट करना है, दूसरे स्टेप में आपने रैंकिंग करनी है। जब की फैक्टर और रैंकिंग दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो तीसरे स्टेप में आप क्या पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए। क्लियर है? सो दैट विल बी माय थर्ड स्टेप वेयर आई विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर है? तो लेट्स डू वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, लिखो जरा, क्वेश्चन लिखेंगे जरा। अच्छा, मैं जानबूझ के ना आप लोगों को क्वेश्चन बार बार रिपीट करा रहा हूं, रीजन बीइंग ताकि आप लोगों के माइंड में ना वो चीजें एकदम से स्टक कर जाएं। की फैक्टर क्या होता है, ओके फाइन। रैंकिंग क्या होती है, ओके फाइन। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ओके फाइन। क्लियर है नहीं? तो लिखेंगे जरा सारे। हाँ जी, ऊपर लिखना सबने। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सपोज वी हैव टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 200 रुपए एंड 100 रुपए। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ए का 200, बी का 100। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है लेबर एंड मटेरियल। ठीक है, लेबर दिया हुआ है 20 रुपये पर आवर, मटेरियल दिया हुआ है लेट्स से 5 रुपये पर केजी। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है लेट्स से 60 रुपीज़ का लेबर, और यहाँ हमें यूज़ करना है 40 रुपीज़ का लेबर। मटेरियल 5 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ यूज़ होगा 25 रुपये का, और यहाँ यूज़ होगा 35 रुपये का। क्लियर है? ठीक है, दोनों की डिमांड आप लिख लेंगे। इसकी मार्केट में डिमांड है 100 यूनिट्स की, और इसकी मार्केट में डिमांड है 200 यूनिट्स की। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। और अवेलेबल लेबर आवर्स कितने हैं और अवेलेबल मटेरियल कितना है वो भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन सारे सेम ही है। आपको एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन में की फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना है, एक ही क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में आपको रैंकिंग भी करनी है, और उसी क्वेश्चन में आपको एंड में क्या निकालना है, प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर है? तो हम लोग स्टेप वाइज चल रहे हैं ताकि सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से हमारे माइंड में बैठ जाएं। क्लियर है ना? ठीक है सर, तो अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अवेलेबल लेबर आवर्स। अवेलेबल लेबर आवर्स, एक मिनट जरा मेरे को टाइम दो। 300 एंड 400, 700। तो यहां लिखेंगे 500 इज द लेबर आवर्स अवेलेबल टू मी। ठीक है? ठीक है सर। और यहां लिखेंगे 2000 केजी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अवेलेबल लेबर आवर्स हमारे पास 500 है, मटेरियल 2000 केजी है। तो आपको क्या क्या करना है, लिखो। नंबर 1, आइडेंटिफाई की फैक्टर कौन है, रैंकिंग करो, और तीसरे में प्रोडक्ट मिक्स करो। ठीक है, तीसरा वाला काम मैंने कराना है आपको, ये दो मैं करा चुका हूं। तो प्लीज आइडेंटिफाई की फैक्टर एंड रैंकिंग, ये दोनों काम आप मुझे करके दिखा दो फटाफट से, विद इन 1 मिनट। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, घड़ी के हिसाब से आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और फिर तीसरा वाला जो काम है वो मैं करूंगा आपके साथ। सारे ट्राई करेंगे, सारे। वेरी गुड। हाँ जी, तो बच्चे कह रहे हैं लेबर की फैक्टर है और रैंक 1 ए को दे दो। चलो लेट्स ट्राई दिस। ओके फाइन, दैट्स गुड, यू ट्राइड दिस, बहुत अच्छी बात है। एक बारी क्रॉस चेक करेंगे मेरे साथ। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर लेबर कितने घंटे यूज हुई, 3 घंटे, और यहाँ पर लेबर 2 घंटे, यहाँ पे मटेरियल 5 केजी और यहाँ पे मटेरियल 7 केजी। ठीक है ना?
तो स्टेप नंबर 1 में यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज टू फैक्टर इज द की फैक्टर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो जरा, यहां पर आप लिखिए लेबर, यहां पे आप लिखो मटेरियल, ठीक है, यहां पे आप लिखो रिक्वायरमेंट, यहां लिखो अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 500 और 2000, ये अवेलेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है ना। चेक करना है रिक्वायरमेंट क्या है, बड़े आराम से देखेंगे हाउ टू गेट द रिक्वायरमेंट। नाउ सी, इसकी डिमांड कितनी है 100, तो 100 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2, सिंपल। 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 200 इंटू 2, कितना आएगा ये 300 प्लस 400, 700। बताओ रिक्वायरमेंट है 700 आवर्स की, अवेलेबल है 500, क्या ये की फैक्टर बन गया? बिल्कुल बन गया सर, 100% दिस बिकम्स योर की फैक्टर, दिस बिकम्स योर की फैक्टर। उम्मीद करता हूं पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं लॉक कर दूं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। अब इधर देखना, यहां पे बताओ रिक्वायरमेंट कितनी है सर, 100 इंटू 5, 200 इंटू 7, ये 500 है, ये 1400 है, ये 1900 है। 1900 केजी चाहिए, अवेलेबल कितना है 2000, दिख नहीं रहा होगा सॉरी, ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा? चाहिए कितना मुझे 1900 केजी, अवेलेबल कितना है 2000, तो सर इट इज नॉट अ की फैक्टर। तो अगेन क्वेश्चन में लेबर बिकम्स माई की फैक्टर। नाउ हु विल टेल मी व्हेनेवर लेबर इज योर की फैक्टर वी विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग। तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या होगा मेरा, सबने देखना है। ए बी रैंकिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, वीसी एंड देन कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस का जहां तक सवाल है चेक करेंगे जरा, सेलिंग प्राइस का जहां तक सवाल है वो है 200 और 100, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 85 और 75, 200, 100, 85, 75, ये आएगा 115, ये आएगा 25 रुपये। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। बताओ 115 रुपये कमाने के लिए कितने लेबर आवर देने पड़े आपको? 3, और 75 रुपये कमाने के लिए 2, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कर दो। बताओ 115 डिवाइड बाय 3, 35 रुपये पर आवर, नहीं यार 38.33 समथिंग आएगा, और यहां पे 12.5 रुपये। तो कहां आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा आ रहा है? ए में। तो क्या हम ए को पहले प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में हम प्रोड्यूस करेंगे बी को? इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ ही गया अब कि रैंकिंग कैसे करते हैं और की फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब जो मेरे को तीसरा स्टेप सिखाना है वो मुझे सिखाना है, तो इसलिए पेन डाउन, पेन बंद कर देंगे जरा सारे, ठीक है जी, पेन को बंद कर देंगे और सबने ऊपर देखना है। वेरी गुड, हाँ जी, पेन बंद, सबने ऊपर देखना है। वेरी गुड वेरी गुड, सामने देखना है सबने। देखो हमें प्रोडक्ट मिक्स कैसे निकालते हैं, बड़े आराम से ध्यान से देखेंगे। आपने कहा कि रैंक 1 ए को देंगे हम, मतलब पहले 1 प्रोड्यूस की जाएगी, मतलब ए प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। मुझे बताओ तुम्हारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स थे कितने? 500, ठीक है। आपने कहा कि हम ए को पहले प्रोड्यूस करेंगे, मैंने कहा कर लो। तो मुझे बताओ कितना लेबर आवर यूज्ड हो जाएगा फॉर ए बनाने में कितना यूज हो जाएगा? देखो ए की मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? 100, और एक ए बनाने में कितने घंटे चाहिए? 3। तो 100 बनाने में क्या हमें 300 घंटे चाहिए होंगे? बिल्कुल, मैं रिपीट करूंगा, लेबर आवर्स पड़े कितने हुए हैं? 500। लेबर आवर ए बनाने में कितने यूज हो गए? कैसे पता चलेगा? ए की डिमांड कितनी है? 100, एक यूनिट बनाने में 3 घंटे, तो 100 इंटू 3, क्या 300 लेबर आवर्स क्या हमारे यूज हो जाएंगे? बिल्कुल। सो नाउ हु विल टेल मी मेरे पास कितने लेबर आवर्स जो हैं वो बच जाएंगे? बच्चा कहता है 200, सिंपल है ना। आपके पास कितने लेबर आवर बचेंगे? 200, ठीक है। अब इस बचे हुए लेबर आवर से क्या हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पहले ए बनाओ, और ए बनाने के बाद अगर कुछ बच जाए तो उससे आप क्या बनाना? बी बनाना। तो मेरा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे, क्या मेरे पास 200 घंटे बचे हुए हैं? आंसर इज यस। तो अब इन 200 घंटों से मैं क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट बी। लेकिन प्रोडक्ट बी कितना बनेगा वो हमें समझना है। तो मुझे बताओ लेबर आवर पर यूनिट
आपको चाहिए कितना बी के लिए, कौन बताएगा? कितने लेबर आवर चाहिए थे पर यूनिट? 2 घंटे हमें चाहिए थे सर, ये सब कैलकुलेट किया हुआ है, आप चेक कर लो। देखो बी बनाने में हमें 2 घंटे चाहिए थे, ठीक है ना? तो अब आप में से कौन जवाब देगा, अगर बी बनाने में मुझे 2 घंटे चाहिए थे और 200 घंटे पड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन बी की कितनी हो सकती है? बताओ, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस आप कर सकते हो बी को, ये बता दो। बच्चा कहता है वेरी सिंपल, 200 घंटे पड़े हुए हैं, 2 घंटे 1 यूनिट में चाहिए, डिवाइड कर दो, तो क्या हम बी की मैक्सिमम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो व्हाट इज द प्रोडक्ट मिक्स? बहुत सिंपल है, ए की 100 और बी की भी 100, ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स हो गया। इसका मतलब हम ए की भी 100 यूनिट बनाएंगे और बी की भी 100 यूनिट ही बनाएंगे। क्या मैं समझ पा रहा हूं? आंसर इज यस। क्या सबको क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो फटाफट से, लॉक कर दो इसको, जल्दी बोलो बेटा, इसको नोट कर लीजिए। जिसका रैंक 1 है पहले वो पूरा प्रोड्यूस कर लो, बचे हुए लेबर आर को इस्तेमाल करो फॉर दी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? और फिर आप पता लगाओ कि उसमें कितने यूनिट बन सकती है। ठीक है, वैशाली दोबारा सुनो बेटा, मैंने कहा मेरे पास पड़े थे 500 लेबर आवर्स, आपने मुझे कहा था रैंक 1 है प्रोडक्ट ए की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर प्रोडक्ट ए की रैंक 1 है तो क्या पहले प्रोडक्ट ए ही बनाओ। अच्छा, जब मैं प्रोडक्ट ए बनाने गया तो डेफिनेटली मैं उसकी डिमांड से ज्यादा तो नहीं बनाऊंगा। अगर मार्केट में डिमांड 100 यूनिट्स की है तो मैं मैक्सिमम बनाऊंगा भी कितने? 100 ही बनाऊंगा, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ कि 100 बनाने के लिए कितने लेबर आवर कंज्यूम हो जाएंगे? देखो, ए में 3 घंटे चाहिए थे 1 यूनिट के लिए, तो 100 के लिए क्या 100 इंटू 3, क्या 300 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे। हमारे पास बचेंगे कितने ये बता दो? 200 आवर्स। पहले यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। कम ऑन, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लेंगे। टोटल लेबर आवर्स कितने पड़े हुए हैं? 500। ए बनाने में यूज कितने हो गए? 300। मैंने पहले ए क्यों बनाई, कौन बताएगा? क्योंकि एज पर द रैंकिंग क्या ए प्रोडक्ट को रैंक 1 दी गई थी, मतलब क्या हमें उसको प्रायोरिटाइज करना था। यस, तो मैंने जैसी ए बनाना था, अब कौन मुझे बताएगा? ए बनाना तो है लेकिन डेफिनेटली डिमांड से ज्यादा मत बना देना, क्योंकि अगर उसकी डिमांड 100 यूनिट है तो आप 100 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए इंटू 3, क्या 300 लेबर आवर्स मेरे कंज्यूम हो जाएंगे। अभी भी कितने घंटे बचे हुए हैं? 200। कौन मुझे बताएगा ये 200 घंटों को मैं कहां इस्तेमाल करूंगा? सर, उस प्रोडक्ट के लिए जिसका रैंक 2 होगा। कौन? जिसका रैंक क्या होगा आयुष? 2 होगा। नाउ हु विल टेल मी, जब मैं इस 200 आवर्स को यूज कर रहा था फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट जिसका रैंक 2 था, तो मैं कितनी प्रोडक्ट बना पाऊंगा वो मुझे फाइंड आउट करना था, राइट? अब मैंने चेक करा कि बी प्रोडक्ट में लेबर आवर कितने चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 2 घंटे चाहिए फॉर 1 यूनिट। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास तो कितने पड़े हुए हैं? 200। तो 200 डिवाइड बाय 2, क्या मैक्सिमम 100 यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूं? किसके लिए? प्रोडक्ट बी के लिए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो अब फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि कंपनी ए तो पूरा बनाएगी 100, लेकिन बी की भले ही डिमांड कितनी थी बताना? देखो, बी की डिमांड कितनी थी? 200, लेकिन हम बिकॉज ऑफ की फैक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे सिर्फ कितना? 100। तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किससे करोगे? उस प्रोडक्ट से जिसकी रैंक 2 है, ना कि उस प्रोडक्ट से जिसकी रैंक 1 है। समझ आ गया या नहीं? एंड दैट्स ऑल। और अगर अब समझ आ गया तो फटाफट से ओके रिपोर्ट कर दो। हाँ जी, सबको समझ आ गया बेटा? कम ऑन, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स बेटर। ठीक है, एक प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन और दूं मैं आपको।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन इस बार ना हम लोग थर्ड स्टेप से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको ना बता रहा हूं इस बार कि वी हैव 3 प्रोडक्ट्स ABC, ठीक है? और इनकी डिमांड मैं आपको दे रहा हूं, इसकी 1000 है, इसकी 500 है और इसकी 200 है। ये इनकी डिमांड है, ठीक है? लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ए को बनाने में हमें चाहिए 5 घंटे, बी को बनाने में 6 घंटे और इसको बनाने में 10 घंटे, ठीक है बेटा? कंट्रीब्यूशन तीनों का मैं दे रहा हूं आपको पर यूनिट, ठीक है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं तीनों का दे रहा हूं, लिख लीजिए। ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 25, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है 60 और सी का कंट्रीब्यूशन भी हमें गिवन है, सी का कंट्रीब्यूशन भी हमें गिवन है 70। ठीक है जी? और साफ लिखा हुआ है अवेलेबल लेबर आवर्स आपके पास है 8000, आपके पास 8000 घंटे अवेलेबल हैं, ठीक है? आपको क्या सजेस्ट करना है? क्या लेबर की फैक्टर है? वेदर लेबर इज की फैक्टर? इफ यस, रैंकिंग करो एंड फाइंड आउट करो प्रोडक्ट मिक्स। ये मैंने थोड़ा इजी कर दिया है, ठीक है ना? करो, जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, ओके, आंसर आ रहा है लेबर की फैक्टर है, ओके, और प्रोडक्ट मिक्स भी निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से देखेंगे जरा, अब मैं कराऊंगा, आप एक बार ही मैच करेंगे जरा, ठीक है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन से आसान है, क्योंकि इसमें आपको वर्किंग कम करनी है। देखो कैसे, अवेलेबल लेबर आवर्स एंड रिक्वायर्ड लेबर आवर्स, हमेशा पहले ये काम तो सीख ही लो ना आप। अवेलेबल कितने हैं ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, अवेलेबल कितने हैं बताओ? 8000, ठीक है। रिक्वायर्ड कितने हैं कैसे पता चलता है? वेरी सिंपल, 1000 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है? 5 घंटे चाहिए फॉर 1 यूनिट, तो क्या 1000 के लिए इंटू 5, ठीक है? और प्रोडक्ट बी की डिमांड कितनी है मार्केट में? 500 और उसमें चाहिए 6, तो 500 इंटू 6, और इसकी डिमांड है 200 और चाहिए कितने? 10, 10 ही चाहिए ना, ठीक है? कौन बताएगा? 5000, 3000, 2000, क्या रिक्वायरमेंट 10,000 की है? वेरी गुड। नाउ हु विल टेल मी अवेलेबल कितना है? 8000, रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,000, क्या अवेलेबिलिटी इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? बिल्कुल सही। सो जब भी ऐसा होता है तो क्या लेबर बिकम्स की फैक्टर? तो पहला क्वेश्चन था कि क्या वो की फैक्टर है? आंसर इज यस, इट इज अ की फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन, अगर की फैक्टर है
तो उन्होंने कहा कि बताओ रैंकिंग क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है। अच्छा, आपने नोटिस करा मैं हर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर आवर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए क्या उसमें लेबर की फैक्टर था। अगर मटेरियल की फैक्टर होता तो मैं क्या निकालता? कंट्रीब्यूशन पर केजी। डिमांड की फैक्टर होती तो मैं क्या निकालता? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन बताएगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एबीसी? वो भी गिवन है आपको, बताओ। 25, 60, 70। 25, 60, 70। अब 25 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे दे दिए आपने? 5। 60 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे दे दिए? कम ऑन, 60 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे दे दिए? 6। और 70 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे दे दिए? 10। ठीक है। अब 25 रुपए कमाने के लिए अगर आप 5 घंटे दे रहे हो तो 1 घंटे में क्या 5 रुपए आएंगे? बिल्कुल। 60 रुपए कमाने के लिए 6 आवर्स, तो 1 घंटे में 10 रुपए आएंगे। 70 रुपए कमाने के लिए 10 घंटे, तो क्या 1 घंटे में 7 रुपए आएंगे? बहुत बढ़िया। ना हु विल टेल मी, क्या ये रैंक 1 हो जाएगा, ये रैंक 2 हो जाएगा, ये रैंक 3 हो जाएगा? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं बेटा? यस प्लीज। तो हमें पता चल गया प्रोडक्ट बी विल बी रैंक्ड एज 1, प्रोडक्ट सी विल बी रैंक्ड एज 2 एंड प्रोडक्ट ए विल बी रैंक्ड एज 3। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट मिक्स। वेरी सिंपल। तो जिनको नहीं समझ आया था सामने देखना है आपने, ठीक है। बिल्कुल आपने इधर उधर नहीं ध्यान लगाना। क्लियर है? ठीक है सर। तो देखो प्रोडक्ट मिक्स निकालने का तरीका सामने देखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सबसे पहले आप यहां पर ये लिखो कि लेबर आवर्स टोटल कितने हैं मेरे पास, तो 8000 है। अब बच्चा कहता है जी पहले तो मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट बी क्योंकि इसकी रैंक 1 है। बिल्कुल सही, लेकिन मैंने क्या कहा था? बी बनाओ, लेकिन उसकी डिमांड से ज्यादा थोड़ा ना बना दोगे आप। बिल्कुल। तो मुझे बताओ कितना लेबर आर यूज्ड हो जाएगा बी बनाने के लिए? अब बताओ बी की मार्केट में डिमांड कितनी है, चेक करो। व्हाट इज द डिमांड फॉर बी? व्हाट इज द डिमांड फॉर बी? व्हाट इज द डिमांड फॉर बी? 500। व्हाट इज द डिमांड फॉर बी? 500। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या 3000 आवर्स ए बी बनाने में यूज हो जाएंगे? बिल्कुल। तो अगर मैं 3000 यूज भी कर लेता हूं, क्या मेरे पास अभी भी 5000 बचे हुए हैं? बिल्कुल। तो व्हाट इज द लेबर आवर्स लेफ्ट विद यू? 5000। तो बताओ अभी तक आपने कितना प्रोडक्शन कर दिया? सर हमने 500 यूनिट बना दी। किसकी? प्रोडक्ट बी की। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे बचे हुए लेबर आवर्स से? सर अब हम सी बनाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसकी रैंक 2 है। बहुत बढ़िया। तो अब लिखो लेबर आवर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्ट सी। मुझे बताओ सी भी कितना बनाओगे? डिमांड से ज्यादा तो नहीं बनाओगे? नो सर। तो मुझे बताओ डिमांड कितनी है? 200। डिमांड कितनी है? 200 इनटू एक बनाने में कितने चाहिए? 10 घंटे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही कर रहा हूं मैं? ठीक है। तो क्या 2000 घंटे यहां चले गए? तो अभी भी हमारे पास लेबर आवर कितने बच गए? 3000। कौन मुझे बताएगा अब बचे हुए लेबर आवर से क्या अब हम ए भी बना सकते हैं? यस। लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या ए पूरा बन पाएगा? नहीं। अगर पूरा बन जाता तो लेबर कभी की फैक्टर होता ही नहीं। कम ऑन, अगर लेबर जो प्रोडक्ट ए है अगर वो पूरा बन जाए तो फिर लेबर की फैक्टर कहां से बनेगा? सर डेफिनेटली ए पूरी क्वांटिटी नहीं बन सकती। कितनी बन सकती है? ध्यान से सोचना। कौन मुझे बताएगा अभी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3000। और लेबर आर पर यूनिट रिक्वायर्ड कितना था फॉर किसके लिए? ए के लिए। तो बच्चा कहता है सर 5 घंटे। तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं ए की? तो यहां पे लिख दिया हमने 600 यूनिट्स। तो ए की व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आप कर सकते हो? दैट इज 600 यूनिट्स। क्लियर है? कितनी कर सकते हैं हम? 600 यूनिट। तो हम लोग 600 यूनिट्स कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन फॉर ए। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? आंसर इज यस। सो हु विल टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट मिक्स नाउ? बी की 500, सी की 200, ए की 600। बहुत 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 बढ़िया रितिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। आयुष का बिल्कुल सही है। आयुष ये 3000 2000 क्या है? ये तो आर्स है बेटा, क्वांटिटी में आंसर देना है हमें। 300 200, ठीक है ना?
चलो बहुत 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 बढ़िया। आई एम वेरी श्योर प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सेप्ट अब हमें पूरा समझ आ गया है। सो लेट्स चेक आउट कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या कहा था। इधर देखेंगे जरा सारे। आज क्लास में आते ही मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग करेंगे की फैक्टर, हो गया। हम लोग करेंगे प्रोडक्ट मिक्स, हो गया। हम लोग करेंगे, ओह बस यही दो हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, ठीक है। मेक और बाय, एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2-2 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे मेक और बाय। ऊपर हेडिंग डालिए मेक और बाय, ठीक है जी। अगला डिसीजन हमें लेना है मेक और बाय। सी वी विल वाइंड अप टुडे कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, ताकि फिर हम लोग एमसीक्यूज पे काम कर सकें। ऊपर हेडिंग डालेंगे मेक और बाय। मेक और बाय, ठीक है जी। अब बड़े आराम से पहले सुनिएगा ये डिसीजन एक्चुअली में है क्या। सपोज करो कि कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है Z, एक प्रोडक्ट बनाती है Z, और Z को बनाने में एक इनपुट इस्तेमाल होता है A, ठीक है ना। बनाना क्या है Z, और Z को बनाने के लिए हमें एक इनपुट चाहिए होता है A, ठीक है। अब ये इनपुट ना कंपनी बाहर से करती थी बाय करती थी किसी वेंडर से, और मान लो वो 10 रुपए का बाय करती थी। मैं क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुन लो। अगर कोई कंपनी मान लो एक प्रोडक्ट बना रही है Z को बनाने के लिए एक इनपुट चाहिए A, वो इनपुट अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, बाहर से बाय कर रही थी फ्रॉम सम वेंडर। कितने रुपए में, 10 रुपए में, ठीक है। कंपनी को ऐसा लगा कि अगर हम चाहें तो इस A को हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8 और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 4 रुपए, यानी कि हमें 12 रुपए खर्च करने पड़ेंगे फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ वेदर वी शुड मेक और वी शुड बाय। क्वेश्चन का नाम क्या है, मेक और बाय, मेक और बाय, मेक और बाय। चलो कौन मुझे आंसर देगा, हमें क्या करना चाहिए, वेदर वी शुड मेक और वी शुड बाय। कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपने। वेदर वी शुड मेक और वी शुड बाय, कम ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेक और बाय, कम ऑन। बच्चा कहता है वी शुड बाय, वी शुड बाय। रोशनी कहती है वी शुड मेक। अगम कहता है वी शुड मेक। चलो एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। ये जो भी आंसर आप दे रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट से बड़ा कुछ नहीं होता, याद रखना। हम लोग पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे बिना कॉन्सेप्ट्स के पढ़ाई करते हैं ना, उनको रटना पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान से पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन मेरा ये था वेदर वी शुड मेक और बाय, तो आपने क्या बोलना था, ध्यान से सुनो। आपको ये बोलना था, लिखो, इन ऑर्डर टू डिसाइड whether we should make or buy, we will compare product cost with buying cost। हम प्रोडक्ट कॉस्ट को बाइंग कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। शब्दों पे ध्यान दो मेरे, हम प्रोडक्ट कॉस्ट को बाइंग कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। बाइंग कॉस्ट तो 10 रुपए दी हुई है, बताओ व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। टेक्निक कौन सी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हाँ जी, चैप्टर का नाम बताओ क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, कौन बताएगा, कम ऑन यार। मार्जिनल कॉस्टिंग में व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, हेलो, मार्जिनल कॉस्टिंग में व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट 12 है या 8 रुपए है, 8 रुपए है। आई होप सो यूर अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं। आपको दोनों को कंपेयर करना है और ये बताना है जहां पे कम होगा क्या वही मैं करूंगा, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ दोनों में से कम क्या है, मेकिंग कॉस्ट कम आ रही है या प्रोडक्ट कॉस्ट, सॉरी बाइंग कॉस्ट कम आ रही है या प्रोडक्ट कॉस्ट। तो लिखो
सिंस प्रोडक्ट कॉस्ट लेस है किससे, बाइंग कॉस्ट से, प्रोडक्ट कॉस्ट कम आ रही है किससे, बाइंग कॉस्ट से। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। प्रोडक्ट कॉस्ट का यहां पे मतलब आपको समझ आ रहा है ना, हम इसीलिए चैप्टर के बेस में ही मैंने समझा दिया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, नहीं तो आप रटोगे यहां पर बच्चे रटते हैं, लेकिन आपको नहीं रटना क्योंकि मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दी थी। प्रोडक्ट कॉस्ट क्योंकि कम आ रही है बाइंग कॉस्ट से, तो डिसीजन क्या होगा मेरा, मेकिंग, हमें बनाना है रादर देन बाइंग। क्या सबको क्लियर है? सो डिसीजन इज मेक द प्रोडक्ट रादर देन बाइंग, रीजन इज प्रोडक्ट कॉस्ट इज लेस देन बाइंग कॉस्ट। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी जल्दी बताएंगे। हम पढ़ रहे हैं मेक और बाय, कम ऑन, क्या पढ़ रहे हैं हम, मेक और बाय। तो मेक और बाय का डिसीजन कैसे लेना है, वी विल कंपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट विद द बाइंग कॉस्ट। इफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज लेस देन बाइंग कॉस्ट तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर बाइंग, सॉरी मेकिंग द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट का यहां पर मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, सबको समझ आ गया तो ओके रिपोर्ट कर दो जरा। सबको समझ आ गया है तो नीचे फटाफट से मुझे थम्स अप करेंगे सारे, चैट बॉक्स में सबने थम्स अप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी में ही ना, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब लिखो जरा, मेक और बाय के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, लिखो, मेक और बाय व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। आप सिर्फ लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है? आप सिर्फ नोट कर लीजिए, मेक और बाय व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, मेक और बाय व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। अगर हमारे पास कोई भी आइडल कैपेसिटी ना हो तो वहां पर मेक और बाय कैसे लेते हैं, मैं आराम से समझाता हूं, प्लीज पहले अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि आपको ना प्रोडक्ट कॉस्ट को कंपेयर करना है किससे, बाइंग कॉस्ट से। यही बोला था मैंने, वी विल कंपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट विद द बाइंग कॉस्ट, ठीक है? सामने देखना सबने बेटा, पहले समझेंगे फिर आपने लिखना, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्ट को कंपेयर करना है विद द बाइंग कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर था। लेकिन अब हमें क्या सिखाया जा रहा है वो सीखो। कहते हैं अगर मशीन में आइडल कैपेसिटी नहीं है, सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर हमारी मशीन पूरी तरह से पहले ही फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो ऐसे में अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या हमें मशीन में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन रहा था क्या वो हटाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, यानी कि मशीन पूरी तरह से फुल्ली ऑक्यूपाइड है। तो जब कोई चीज पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है और अगर वहां पर आप मशीन को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाओगे तो वो तो बन जाएगा, लेकिन क्या जो बन रहा था उसका हमें जो फायदा होना था क्या वो नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल। तो अब यहां पर हमें क्या कहा गया कि जब भी मशीन की आइडल कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि मशीन फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो हम इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते समय वीसी में एक ऐड कर देते हैं, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ये अनदर प्रोडक्ट कौन सा था? जो ऑलरेडी बन रहा था, जिसकी प्रोडक्शन को रोका गया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्या कुछ समझ आ रहा है? देखिए, अगर तो मशीन खाली पड़ी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो खाली प्रोडक्ट कॉस्ट कंपेयर विद बाइंग कॉस्ट। लेकिन अगर मशीन पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब हमें पहले वो प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी और फिर अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो जब आप वो वाली प्रोडक्शन रोकोगे तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्शन रुकने से क्या उसका लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? तो क्या वो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? क्या ये समझ आ गया सबको? अगर समझ आ गया तो ओके कर दीजिए, यस प्लीज। तो कौन मुझे बताएगा कि इन केस अगर देयर इज नो आइडल कैपेसिटी तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? वीसी प्लस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर आइडल कैपेसिटी है तो प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब वीसी ही होता है, याद रखना, ठीक है? तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन से ही समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। लिखो जरा,
लिखेंगे जरा ध्यान से। कहते हैं हमें ए एक कंपोनेंट है जिसकी अगर हम मेकिंग करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, और अगर हम बाइंग करते हैं मार्केट से तो वो 14 रुपए का हमें कॉस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सजेस्ट वेदर वी शुड मेक और बाय। आपको सजेस्ट करना है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है या खरीदना है, ये प्रोडक्ट बनाना है या हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। इफ मशीन इज हैविंग आइडल कैपेसिटी, अगर मशीन के पास आइडल कैपेसिटी है तो बताओ हमें बनाना है या हमें खरीदना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सजेस्ट वेदर वी शुड मेक और बाय इफ नो आइडल कैपेसिटी। ठीक है, एंड contribution per hour of machine is 3 rupees। 1 घंटे का मशीन ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही थी वो 3 रुपए था, एंड इट टेक्स 2 hours फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम ये कर पाओगे, इसलिए 2 मिनट पहले सामने समझो। ठीक है ना, समझो। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ये, कई बार कई बच्चों को नहीं समझ आता। देखो पहले मुझे बताओ, फर्स्ट केस तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। क्या मशीन के पास आइडल कैपेसिटी थी? तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लिखो जरा, केस 1 तो आप 1 मिनट में आंसर दे दोगे। अगर आइडल कैपेसिटी है तो फिर तो प्रोडक्ट कॉस्ट 10 रुपये ही रहेगा, मेकिंग कॉस्ट 14 रुपये रहेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन मेकिंग कॉस्ट। फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, मेकिंग इज बेटर। ठीक है जी। अब केस 2 में चलते हैं, नो आइडल कैपेसिटी। जब आइडल कैपेसिटी नहीं है, अब 2 मिनट सुन लेना बस, यही वाला दिक्कत करता है बच्चों को। बाय करेंगे, अभी भी कितने में मिलेगा? 14 में। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है मुझे, बताओ। बनाने में 10 रुपए तो लगने ही लगने हैं, प्लस अब सुनो वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि जब ये मशीन पे बनेगा ना तो इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे चाहिए। ठीक है, और मशीन 1 घंटे में 3 रुपए ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्ट बनाओगे 2 घंटे के लिए तो वो जो 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो अब आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे बताओ कितना लॉस हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का? 2 घंटे में क्या 6 रुपए का आप लॉस कर दोगे? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या 6 रुपए का नुकसान हो जाएगा? समझ आ रही है कैसे? ये प्रोडक्ट बनाना है, 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, 2 घंटे में 6 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ जाएगा? 16 रुपए का। तो अब आप मुझे बताओ, शुड आई गो फॉर मेकिंग, शुड आई गो फॉर मेकिंग और शुड आई गो फॉर बाइंग? कौन बताएगा? शुड आई गो फॉर मेकिंग और शुड आई गो फॉर बाइंग? बाइंग इज बेटर और मेकिंग इज बेटर? कम ऑन, बाइंग इज बेटर। क्यों? बाय करेंगे 14 रुपए में और प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है 16 रुपए। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। आई होप सो ये टॉपिक हमें समझ आ गया है। क्लियर है? तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कब लेना है, कौन बताएगा? कम ऑन जल्दी बोलो, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कब लेना है? सर हमें लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन तब लेना है जब भी मशीन जो है फुल्ली ऑक्यूपाइड होगी, देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। और वो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर आवर इनटू कितने घंटे लगेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो 3 रुपए पर आवर कंट्रीब्यूशन था और हमें 2 घंटे लग रहे थे, तो क्या 6 रुपए का हमें लॉस हुआ? वो हमने इसमें प्लस कर दिया। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं बेटा? प्लीज फटाफट से बताएंगे।
कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो उम्मीद करता हूं दिस इज ऑल डन नाउ. सो एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, दैट इज कम ऑन, कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. जस्ट फॉर 1 मिनट लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे जरा. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? आई विल टेक जस्ट 1 और 2 मिनट, आपको पूरा समझा दूंगा मैं. देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, ये यूनिट्स है, ये अमाउंट इन रुपीस है, ठीक है? तो हमें ना एक तो टोटल कॉस्ट बनाना है और एक टोटल रेवेन्यू कर्व बनाना है, ठीक है? ये लेट्स से मेरा टीआर कर्व है, ठीक है? और मान लेते हैं ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, और यहां से सॉरी ये हमारा टीसी कर्व है, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट. अब आराम से बताना, जिस पॉइंट पे टीआर और टीसी इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट. हाँ जी, क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट. क्लियर है? और टीआर और टीसी के आगे जो ये एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है जी, ठीक है सर. अब हमेशा याद रखना कि ब्रेक इवन से जितना हम ऊपर जाएंगे, ये क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, और ये क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस. क्लियर है या नहीं? तो एमओएस इन यूनिट्स, एमओएस इन रुपीस, ब्रेक इवन पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या शो करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करता है गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी. लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या शो करता है? गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी. इन दोनों के बीच का गैप शो करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है? आगे लिखेंगे, जितना ये गैप बड़ा होगा, जितना ये गैप बड़ा होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का गैप बड़ा होगा, क्या उतना हमारे लिए बेटर होगा. उतना हमारे लिए क्या होगा? बेटर होगा. मैं रिपीट करूंगा, जितना ये गैप बड़ा होगा, क्या उतना हमारे लिए बेटर होगा, ऐसा कहा जाता है. क्या सबको क्लियर है या नहीं? और ये अंडरस्टूड भी है, क्योंकि जितना गैप बड़ा है तो इसका मतलब उतना टीआर बड़ा है टीसी से. अब जितना टीआर बड़ा है टीसी से, क्या उतना हमारा एमओएस का लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा. क्लियर है या नहीं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो आई एम वेरी श्योर नाउ दिस इज ऑल डन नाउ. सो इस पे थियोरेटिकली पूछा जा सकता है, ठीक है? प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे. उम्मीद करता हूँ दिस इज ऑल डन. सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गए. अच्छा, एक ना पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैंने मिसलेनियस करके लिखवा दिया वैसे, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ. छोटा सा पॉइंट है बस. देखो, मान लो कंपनी ए एक प्रोडक्ट बना रही है बेटा, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, ठीक है? और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 4 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए. अगर मैं ये कहूं कि कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, तो जिस प्राइस पर उसको ऑफर किया जा रहा है वो प्राइस है 7 रुपीज, 7 रुपए, जो कि लेस देन कॉस्ट है. कॉस्ट 10 रुपए है, लेकिन एक्सपोर्ट हमें कितने में मिल रहा है? 7 रुपीज में. मतलब अगर आप 7 रुपए में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है. आपको यह सजेस्ट करना है वेदर वी शुड गो फॉर एक्सेप्टिंग दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर और नॉट, विद रीजन. कोई मुझे बता सकता है क्या मुझे ये एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस और नो, विद रीजन. एनीबडी? यस प्लीज. टोटल कॉस्ट 10 रुपए है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर कितने में मिल रहा है? 7 रुपीज में. कम ऑन, कौन बताएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना. मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, ये कभी मत भूलना. बताओ, क्या ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए?
सारे बोलेंगे क्या ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? कम ऑन फास्ट, कम ऑन यार, शुड आई एक्सेप्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर? आंसर इज, कम ऑन, आंसर इज यस, आई शुड एक्सेप्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है? कारण बताओ क्यों, लिखो जरा। अब आपको मेरे को देखो रीजन नहीं बताने पड़ रहे क्योंकि आपका बेस क्लियर है। क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस इज मोर देन क्या, टोटल कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट? सर चैप्टर का नाम कभी मत भूलना जब भी कोई आंसर देते हो तो। चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है? राइट। क्या एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि 7 रुपए इज मोर देन माई प्रोडक्ट कॉस्ट, तो क्या अभी भी हमें 1 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा? तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर इज यस, वी शुड एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनकर आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो प्लीज इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी जाके आप उन क्वेश्चंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं दिस इज ऑल डन नाउ। चलिए, तो अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बिना कोई क्लासेस का महत्व नहीं रहेगा, ठीक है, हिंदी में बोला मैंने। चलिए, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है लिख लीजिए। कल की क्लास में, यानी कि जो कल रिवीजन क्लास नंबर 4 आएगी, उसमें आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल एमसीक्यू, ठीक है ना, आपके साथ मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, अंडर राइटिंग के भी और मार्जिनल कॉस्टिंग के भी, तभी मजा आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अंडर राइटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के कल की रिवीजन क्लास में, नंबर 1। नंबर 2, सैटरडे को इन दोनों चैप्टर्स का मैं रखूंगा टेस्ट, ठीक है। तो सबके लिए टेस्ट होगा, ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को देख रहे हैं, एवरीबडी इज इनवाइटेड फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। मेक श्योर कि आपने ये दोनों चैप्टर की रिवीजन अच्छे से देखी हो। कल जो मैं एमसीक्यू क्लास कराऊंगा वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे को जो मैं टेस्ट रखूंगा, प्लीज मेक श्योर कि वो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे टेस्ट दे दोगे ना, तो आपको देखना अपने आप लगेगा कि यस, हम लोगों का अब ये पूरा का पूरा स्ट्रांग हो चुका है। क्लियर है? ठीक है। अब ये टेस्ट के लिए आपको, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड करी हुई है मोबाइल एप्लीकेशन सीए अरुण सेतिया क्लासेस की, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन में कहां पर हमारा जो है टेस्ट दिखेगा, ठीक है। तो आप पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आपको कहां पर वो टेस्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जितने बच्चे मेरे साथ एंड तक जुड़े हैं, ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों के लिए 90 प्लस और 80 प्लस लाने के लिए जी जान लगा दूंगा। क्लियर है? तो इस बार टारगेट 80 प्लस 90 प्लस विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल, बट मेक श्योर कि मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, कोई टेस्ट मिस नहीं करना, कोई एमसीक्यू मिस नहीं करना, और लास्ट तक 1 गो में पूरी क्लास देखनी है, ना कि टुकड़ों में। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।